देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। तो बजट पर लगातार चर्चा जारी है। बजट का अब मैक्रो आकलन तो हो गया, माइक्रो आकलन हो रहा है। तमाम सेगमेंट को बजट के माध्यम से बहुत कुछ देने की कोशिश की गई है। सरकार ये दावा कर रही है, लेकिन बहुत तरीके की रिएक्शंस जो आ रहे हैं, अगर विपक्ष की बात की जाए तो बहुत सेटिस्फाइड नजर नहीं आ रहा है। लेकिन बहुत हद तक जो बजट है, ये कहा जा रहा है कि ये वो बजट है जो 2047 तक भारत को समृद्धशाली बनाने की तरफ एक बड़ी पहल के रूप में सामने रखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बजट को 2047 के एक विजन का बजट बता रहे हैं। इन सब के बीच देखिए रिएक्शन जरूरी हो जाते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब क्या कह रहे हैं इस बजट को लेकर, और फिर खास तौर से नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस चीफ अब मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं इस बजट को लेकर। आइए दोनों का रिएक्शन सुनते हैं और फिर चलते हैं अपने अतिथियों के पास। पहला आम बजट 2023-24 एक लोक कल्याणकारी बजट है। यह गांव, गरीब, किसानों, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों, शोषितों, वंचितों, आर्थिक रूप से पिछड़े तथा मध्यम वर्ग के लोगों को सशक्त और सक्षम बनाने वाला बजट है। यह माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा देश के नागरिकों को सामाजिक न्याय, समानता, सम्मान और समान अवसर उपलब्ध कराने वाला बजट है। यह बजट बच्चों की पढ़ाई, मध्यम वर्ग की कमाई और बुजुर्गों की भलाई पर बल देने वाला बजट है। देखिए ये तो बजट जो मोदी सरकार ने पेश की है, ये तो 2-4 राज्यों के इलेक्शन चुनाव को देखकर ही उन्होंने पेश किया है। तो ये तो इलेक्शन स्पीच है, और वो इलेक्शन स्पीच 15 दिन पहले से ही शुरू किए हैं। और उनकी जो बातें बाहर उन्होंने कही है, वैसे जुमले इस बजट में डालकर वो उन्होंने पुनरुच्चार किया उसका। और दूसरी चीज, बजट में सबसे ज्यादा प्राथमिकता होना चाहिए था जो आज इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, उसको कंट्रोल कैसा किया जाए वो उसमें नहीं है। और जो आज अनएम्प्लॉयड यूथ है, उनके नौकरी के लिए एम्प्लॉयमेंट देने की बात उन्होंने नहीं कही, हालांकि पहले तो उन्होंने ही कहा था। तो विपक्ष के दो हथियार, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और महंगाई, इसे लेकर लगातार इस बजट पर सवाल खड़ा किया जा रहा है। लेकिन ये बजट क्या इन सवालों का बड़ा जवाब अपने आप में समेटे हुए है, इसी को समझने की कोशिश करते हैं। चलते हैं पैनलिस्ट के पास, और हमारे साथ वैभव दांगे जी हैं, हमारे साथ नरेश बंसल जी हैं, डॉक्टर राजलक्ष्मी हैं, और साथ ही साथ इस वक्त भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष मास्टर शिवराज सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिवराज जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। मैं वैभव जी आपके पास सबसे पहले आ रही हूँ, क्योंकि देखिए किसी भी देश की जो तरक्की होती है, उसकी प्रगति होती है, वो वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर से निर्धारित कर ली जाती है। और इस पूरे बजट में, अभी ब्रेक से पहले भी हम इस पर चर्चा कर रहे थे कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जिस तरीके से जोर दिया गया है, ये बता रहा है कि केवल देश के विकास की परिगाथा नहीं लिखी जा रही है, बल्कि विपक्ष के सवालों का जवाब खास तौर से बेरोजगारी को लेकर इसी आधार में छिपा हुआ है। आपकी नजर में पहला कमेंट सर। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, कहीं भी किसी भी अर्थनीति में किसी भी अगर कोई भी वित्त मंत्री होगा तो उनके सामने दो सबसे बड़े अपेक्षाएं देश की और देश की जनता की होती है कि इस देश में हमारा आर्थिक विकास होना चाहिए, ग्रोथ होनी चाहिए, और दूसरा हमारे देश में रोजगार उपलब्ध होने चाहिए। मुझे लगता है ये दोनों अगर हमें हासिल करना है तो क्या तरीका है हमारे पास एकमात्र तरीका है कि सरकार अपने रेवेन्यूज को बढ़ाकर उनको ऐसे जगह पे खर्च करे जिससे सरकार के पास उपलब्ध पैसा और अधिक बढ़े। जब हम 1 रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्च करते हैं, कोई भी सरकार खर्च करती है इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसको कैपिटल एक्सपेंडिचर कहा जाता है। वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जब 1 रुपया कैपिटल एक्सपेंडिचर में जाता है तो सरकार के पास अगले साल और उसके अगले साल 2.5 से 3 रुपए वापस आने की देश के आर्थिक परिस्थिति की क्षमता बनती है।
तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही फॉरवर्ड लुकिंग, जैसे प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने कहा कि 2047 में अगर हमें एक समृद्ध राष्ट्र बनना है, अगर एक डेवलप्ड नेशन बनना है, तो उसके लिए हमारे देश में कैसे हम आर्थिक पूरे हमारी यंत्रणा को चालना दे सकते हैं, कैसे हम एक मोमेंटम ला सकते हैं इकोनॉमी में, वो मोमेंटम लाने का ही प्रयास मुझे लगता है बजट से हो रहा है। और ये केवल आज का नहीं हो रहा है, अगर हम आप 7-8 साल से अगर लगातार बजट के फोकस को देखेंगे तो ये लगातार सस्टेन्ड फोकस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार द्वारा लगातार रखा गया है। और किसी नहीं, तो एक चीज अगर आप अपने ही जवाब में अगर आप समझा सकें, क्योंकि अब ये तो हम भी बात करें कि सस्टेनेबल है, क्योंकि दुनिया में जो परिस्थिति बनी हुई है वो चाहे कोविड काल के दौरान देखी गई हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध अभी भी चल रहा है, उसका इम्पैक्ट एक है। हालांकि कोविड काल से तो कल हमें ये स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा कि हम उससे बाहर निकल आए हैं, लेकिन जब कोविड काल था लास्ट टाइम की अगर बात करें तो एक जो ग्रोथ रेट रखा गया था वो 8-8.5% का रखा गया था, और अब की बार ये 6.8 के आसपास कहा जा रहा है। तो कई अर्थशास्त्री, इनफैक्ट हमारे पैनल में भी डॉक्टर राजलक्ष्मी, उनका कहना है कि ये एक अच्छा साइन नहीं है, ये जो माइनस में चले जाना, मतलब 8.5 से आप 6.8 पर आ रहे हैं, तो फिर इसको कैसे ग्रोथ से हम कंपाइल कर सकते हैं, उसके बीच में कंपैटिबिलिटी कैसे बना सकते हैं? मैं आपकी हर बात का जवाब देता हूं। जी, सबसे पहली बात, ग्रोथ रेट नेगेटिव में नहीं गया है। हमारी अपेक्षा थी कि 8% तक जाएगा। कोविड के कारण पूरी दुनिया में जो डेवलप्ड नेशंस है उनके ग्रोथ नेगेटिव में जा रहे हैं, लेकिन आज भी जो वित्त मंत्री ने 7% में 7% ग्रोथ का जो जीडीपी के ग्रोथ का लक्ष्य रखा है, वो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी फिर भी हम बने रहने वाले। तो मुझे लगता है दुनिया की सबसे तेज बढ़ने वाली इकोनॉमी हम 7% पर भी है। कोविड से निकलकर हमारे मोमेंटम को 8%, 9% तक ले जाने के लिए क्या करने की आवश्यकता है? अगर मैं किसी भी अर्थशास्त्री से पूछता हूं तो उन सबका एक ही जवाब होता है कि भाई सरकार ने कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ाना चाहिए। और कैपिटल इन्वेस्टमेंट कहां बढ़ना चाहिए? इंफ्रास्ट्रक्चर में बढ़ना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या आता है? आपकी सड़कें आती है, आपके प्रधानमंत्री आवास योजना में बनने वाले घर आते हैं, आपकी रेल परियोजना आती है, आपकी पोर्ट्स आते हैं, आपके एयरपोर्ट्स आते हैं। आज 50 नए एयरपोर्ट्स, हेलीपोर्ट्स, वाटर सी पोर्ट्स और एरोड्रम्स की घोषणा वित्त मंत्री ने अपने बजट में की। तो इन सब बातों का मिलाकर ही तो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है। अब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर में इन्वेस्टमेंट करने के कारण हमारे देश में घर बनेंगे, हमारे देश में कोल्ड स्टोरेज बनेंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के लिए सरकार ने अनाउंस किया कि यूनिटी मॉल बनाइए। अब राज्य सरकारों को लक्ष्य दिया गया है कि आपको हम 50 साल तक इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे, जिसको आप इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में लगाइए। और उस इंफ्रास्ट्रक्चर में आप क्या कर सकते हैं? तो कोल्ड स्टोरेज बनाइए, उसमें यूनिटी मॉल बनाइए ताकि अपने डिस्ट्रिक्ट का प्रोडक्ट वहां बिक सके, उसमें अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए, सीवेज ट्रीटमेंट का सिस्टम्स लगाइए, पुरानी गाड़ियों को स्क्रैपिंग करिए। आपको पता है इस देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट एग्रीकल्चर के बाद अगर इंडस्ट्री में कहीं क्रिएट हो रहा है तो वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो रहा है। अब ये पुरानी पोल्यूटिंग व्हीकल्स अगर स्क्रैप होगी तो उसके कारण हमारे ऑटोमोबाइल सेक्टर का फायदा होगा। ऑटोमोबाइल सेक्टर आगे बढ़ेगा, अगर नॉन पोल्यूटिंग ग्रीन व्हीकल्स हमारे देश में आएगी तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगी? हमारे देश में ही तो जनरेट होगी। बिल्कुल, हमारे देश के लोगों के लिए ही तो जनरेट होगी। अगर कोल्ड स्टोरेज बनेंगे तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ जनरेट होगी? अगर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा तो सीमेंट का यूटिलाइजेशन होगा। थॉरली अगर समझा जाए तो ये बजट पूरी तरीके से, बिल्कुल थॉरली अगर समझा जाए तो कई रास्ते ये दरअसल रोजगार के खोल रहा है। हमारे साथ मास्टर शिवराज सिंह भी हैं और किसान को लेकर, कृषि को लेकर शुरू से ही बजट में जब से मोदी सरकार का गठन हुआ लगातार ये कहा गया कि जो बजट है वो एग्रो बजट के रूप में सामने रखा जाता है, क्योंकि किसान हमारे देश की रीढ़ की हड्डी होती है। और कोरोना काल में भी अगर इस देश की अर्थव्यवस्था सबसे आगे बढ़ती हुई निरंतर और सतत बनी रही तो हमारे देश के अन्नदाताओं की वजह से ही बनी रही। अन्नदाताओं को लेकर खासतौर से इस बजट में भी बहुत सारे प्रावधान भी देखने को मिले हैं, बहुत सारी चीजें देखने को मिली है। लेकिन मास्टर शिवराज सिंह, क्या आप इस बजट से पूरी तरह से सहमत हैं या फिर अभी आपको लग रहा कि कुछ और भी हो जाना चाहिए था? नहीं, धन्यवाद। मैं ये कहना चाहूंगा कि सबसे विकट समस्या इस समय किसानों के लिए आवारा पशुओं की है, और जो पालतू है उनमें भी है। पालतू पशुओं के लिए चिकित्सा, स्वास्थ्य, मेडिसिन का पूरे हिंदुस्तान में कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। हमने आवारा पशुओं की मांग की थी बीएसएफ के घर पे
मानसी शिवराज जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही शायद जी। सुरक्षा बल, ताकि युवाओं को रोजगार मिले और फसलों की सुरक्षा भी हो सके। आज देश में जिस समय डीएपी की आवश्यकता होती है, डीएपी नहीं मिलती, यूरिया की आवश्यकता होती है, नहीं शायद शिवराज जी आपसे अभी हमारा कनेक्टिविटी थोड़ा सा प्रॉब्लम करा, ऑडियो थोड़ी प्रॉब्लम करिए, मैं आती हूँ आपके। जहाँ नहरों का पानी नहीं पहुंच रहा उसकी क्या व्यवस्था की, कृषि लागत कैसे कम हो उसकी क्या व्यवस्था की, उसकी क्या व्यवस्था हुई। उसी दिन से कृषि बजट हो रहा है। हाँ जी, हेलो जी 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 मास्टर शिवराज जी कंप्लीट कर लीजिए, आपकी आवाज ब्रेक हो गई थी, आप कंप्लीट कर लीजिए। किसानों की खेती की लागत घटे, इस पर मुझे लगता है कोई व्यवस्था नहीं हुई। देहात क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की शिक्षा स्वास्थ्य बिल्कुल चरमरा गया है। सरकारी स्कूलों में शिक्षा नहीं, सरकारी अस्पतालों में स्वास्थ्य नहीं, मवेशियों के लिए बीमारी के लिए कोई व्यवस्था नहीं। इसका कहीं कोई मुझे नहीं लग रहा कि कोई व्यवस्था आज के बजट में की गई हो। लेकिन यहाँ पर शिक्षा को लेकर तो देखिए अब तो इतना महत्वपूर्ण कदम उठाया गया कि रीजनल लाइब्रेरीज भी, रीजनल लैंग्वेज में भी पढ़ाई, मतलब नई शिक्षा नीति के तहत बहुत सारी चीजें करने की बात की गई, मेडिकल कॉलेजेस खोलने की बात कही गई है। आप कह रहे हैं कि कृषि को नहीं ध्यान में रखा गया। कृषि भी तो अगर देखें तो हमारे देश में तो कृषि भी एक उद्योग है ना सर, उद्योग के नजरिए से अगर देखें तो उसके लिए स्टार्टअप की भी एक व्यवस्था इस बजट में देखने को मिली, तो चीजें तो की गई है ना। जीवन यापन का एक साधन है, उद्योग का दर्जा तो कभी कृषि को मिला ही नहीं। 1 हेक्टेयर से नीचे का किसान है आज देश में, वो अपने जीवन यापन का साधन कर रहा है। कृषि की लागत इतनी बढ़ गई है कि युवा कृषि से मोह भंग कर रहा है। हमारे देश नहीं, आपने सही कहा कि पहले उद्योग के क्षेत्र में नहीं रखा गया, लेकिन शायद वैभव जी इस बात से सहमत हो कि 2015 से लगातार देखा जा रहा है कि एग्रीकल्चर को, एग्रो भी एक उद्योग के रूप में देखा गया। वैभव जी, मास्टर शिवराज जी जो कह रहे हैं कि कुछ ऐसे पॉइंट्स थे जिसको नहीं ध्यान में रखा गया, क्या आप उनसे सहमत है या फिर इनडायरेक्टली इस बजट में उनके सवाल का जवाब छिपा हुआ है? फिर मैं डॉक्टर राजलक्ष्मी के पास जाऊंगी। वैभव जी। नहीं, मैं इसमें 2 बातें कहना चाहूंगा। किसी भी सरकार की प्रमुख रूप से जिम्मेदारी होती है कि हमारे अलग अलग क्षेत्रों के लिए एक ऐसे वातावरण के, ऐसे ढांचे की का निर्माण करे जिससे वो क्षेत्र अपने आप में विकास के बड़े बड़े कदम हासिल कर सके। अब कृषि को किसको क्या टैक्स डिस्काउंट दिया या किस चीज पर क्या दाम कम किया या नहीं किया, ये चर्चा हमेशा हो सकती है। मेरी कुछ अपेक्षा हो सकती है, किसी और की कुछ और अपेक्षा हो सकती है। लेकिन मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे, जैसे ग्रीन वाले विषय पे इनिशिएटिव लिया गया जिसमें गोवर्धन योजना की भी एक घोषणा की गई, या एग्री बेस एनर्जी की बात की गई जिसमें सीबीजी की बात की गई, कॉम्प्रेस बायोगैस की बात की गई जो सीएनजी को रिप्लेस करती है, जिसको 5% कंपलसरी करने की बात की गई कि जितने गैस प्रोड्यूसर और गैस डिस्ट्रीब्यूटर इस देश के हैं उनको मिनिमम 5% सीबीजी लेना पड़ेगा। अब ये 5% सीबीजी का मतलब क्या होता है? 5% सीबीजी बनेगा कहां से? तो किसान के पास जो एग्रीवेस्ट बचा हुआ है उससे ये सीबीजी बनता है। तो उसका दाम किसको मिलने वाला है? जैसे इथेनॉल और बायोडीजल से इस देश के ईंधन निर्माण में एक क्रांति आई। अब इथेनॉल बनने लगने के कारण उस इथेनॉल बनने का फायदा, सबसे ज्यादा बड़ा फायदा किसको हो रहा है? वो किसान को हो रहा है जो इसको प्रोड्यूस करने वाला है, करने वाला है। वो चाहे ग्रेन बेस्ड इथेनॉल हो, चाहे शुगर केन बेस्ड इथेनॉल हो, वो जब बनाएगा तो उसकी कीमत बढ़ेगी, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। और ये एग्री वेस्ट तो वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन की रचना है। देखिए, हमारी सबसे बड़ी कृषि की समस्या है और जिससे मुझे लगता है हर कोई एग्री करेगा कि हमारे देश के कृषि को और अधिक हम वाइबल कैसे बनाएं, उसमें से किसान को मिलने वाला पैसा कभी और अधिक आमदनी उसकी कैसे बढ़े ताकि लागत से ज्यादा उसको पैसा मिलने लगे। और लागत से ज्यादा पैसा तभी मिलेगा, एक है कि उसके उपज को अच्छा दाम मिले, दूसरा उसके पास जो भी एक बाई प्रोडक्ट है, वेस्टेज है, उसमें भी हम वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन पर ध्यान दें, उसमें एनर्जी क्रिएट करें ताकि उससे भी उसको एक
एडिशनल आमदनी मिले। और ये कोशिश तभी की जाके जा रही है, हमारा बिल्कुल किसान ये खुशहाल हो कोशिश पाएगा। की जा रही तो है। मुझे मैं लगता है आती हूँ ये आपके पास, मैं आती हूँ आपके पास, क्योंकि डॉक्टर राजलक्ष्मी अब अभी हमारे साथ बनी हुई हैं, अब अर्थशास्त्री हैं। डॉक्टर राजलक्ष्मी, आपने वैभव जी को भी सुना, आपने मास्टर शिवराज सिंह जी को भी सुना। थोड़ी देर पहले आप ये कह रही थी कि देखिए अब सस्टेनेबल अगर हमें डेवलपमेंट चाहिए तो सबको हमें लेकर चलना होगा, सर्वांगीण। आप बता रही थी कि बजट में बहुत सारी चीज थी जो मिसिंग है, लेकिन अभी जैसा कि वैभव जी ने कहा कि डायरेक्ट नहीं, अगर आप इनडायरेक्टली देखिए तो सारे रास्ते खुल रहे हैं। कृषि के क्षेत्र में भी इनडायरेक्टली देखिए तो बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं। क्या इससे आपको नहीं लगता कि बहुत सारे जो सवाल हैं बढ़ने को लेकर, जैसे कहा जा रहा है ना कि बढ़ेंगे नहीं, हम वहीं के वहीं रह जाएंगे, विपक्ष बार बार कह रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि उस सवाल का जवाब है इस बजट में? चुनौतियां हो सकती हैं, ये मैं मानती हूं कि चुनौती हो सकती है, लेकिन चुनौती को ध्यान में रखते हुए ही तो रोड मैप तैयार किया गया है। डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, डॉक्टर राजलक्ष्मी जी, आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी डॉक्टर राजलक्ष्मी जी। हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है पर डिस्कशन की नहीं आ रही। अच्छा, अभी अभी आपने वैभव जी की बातों को सुना या मास्टर शिवराज जी की आवाज आप तक पहुंच रही थी? देखिए, कृषि पर बात चल रही थी, तो अब मास्टर शिवराज सिंह ने कहा, हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के अध्यक्ष हैं मास्टर शिवराज सिंह जी, वो कह रहे हैं कि बहुत कुछ अभी किसानों के लिए होना चाहिए था, और वैभव जी का कहना है कि बहुत कुछ हुआ है किसानों के लिए। इस बजट में बहुत कुछ देखने को मिला है। आपकी नजर में क्या आप क्या देख पा रही हैं? एग्रो बजट इसे कह दें? डॉक्टर राजलक्ष्मी जी बिल्कुल नहीं, इसे हम बिल्कुल एग्रो बजट नहीं कह सकते। जैसा कि अभी कहा हमारे पार्टिसिपेंट ने, कृषि को बिल्कुल ही उद्योग का दर्जा कभी भी नहीं मिला है। वो किसानों का एक साधन है, और वो एक सम्मानजनक जीवन निर्वाह का साधन नहीं है उनका आज। और किसानों की या कृषि की के विकास के लिए ऐसा कुछ भी प्रत्यक्ष ऐलान नहीं किया गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है 2023, और मिलेट के प्रोत्साहन से देश में कई प्रकार की सुविधाएं किसानों को दी जा सकती थी, जिससे मिलेट के उत्पादन से पर्यावरण का भी सुधार होता और हमें एक न्यूट्रिशन फूड भी मिलता और किसानों का इनकम भी बढ़ता। लेकिन इसकी कोई चर्चा नहीं हुई। इस तरह कृषि में ऐसी एक भी बात की चर्चा नहीं हुई है जिससे ये लगे, कहा जा सके कि ये कृषि बजट है। नहीं, लेकिन ये कहा गया ना कि 11 करोड़ किसान हैं उनको बहुत सीधा फायदा होगा इससे, जो छोटे किसान हैं उनको बहुत फायदा होगा। मास्टर शिवराज जी, जो ये जो राहत मिलेगी ये बहुत ही शॉर्ट टर्म की है, बहुत ही अल्पकालीन होगी। इससे कृषि को कोई दीर्घकालीन सुधार उसमें नहीं होगा। ठीक है मास्टर शिवराज जी, आप कुछ कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, कहने से लाभ नहीं होगा, करने से लाभ होगा। दूसरी बात ये, हमारे देश का जो दुर्भाग्य है, जो हमारे देश के सत्ताधारी हैं और जो राजनेता है, जो माननीय हैं, देश का आधे से अधिक बजट उनकी जेब में जा रहा है, तनख्वाह, भत्ता और पेंशन के रूप में। ये नौकरी करने के लिए आते तनख्वाह मिलती है, वेतन मिलता है, भत्ता मिलता है, पेंशन मिलता है, और आधे से अधिक बजट इनकी जेब में चला जाता है। अगर ये अपनी तनख्वाह, वेतन, भत्ता छोड़ दें तो कृषि के लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन बजट बचता ही नहीं, माननीयों की जेब में चला जाता है। आप कह रहे हैं माननीयों की जेब में चला जाता है, लेकिन इस बार कई तरह से देखा गया कि किसानों को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी योजनाओं की बात की गई है, बहुत तरीके से। किसान सम्मान निधि, हालांकि हाँ, मैं ये जरूर कहूंगी कि इसकी चर्चा हो रही थी कि किसान सम्मान निधि शायद थोड़ा और बढ़नी चाहिए थी, उसका जिक्र नहीं हुआ, लेकिन दूसरे वे में किसानों को सुविधाएं देने की बहुत सारे प्रावधान किए गए। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जब तक किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम नहीं मिलेगा, जब तक कृषि की लागत नहीं घटेगी, जब तक किसान की फसल मार्केट में अच्छे दामों में नहीं तो उसके लिए किसान कानून लेकर आए थे, आप लोगों ने माना ही नहीं। अगर उस पर चले होते तो कुछ परिवर्तन भी होता। आपने तो थोड़ा सा भी धैर्य नहीं रखा, सरकार को वापस लेना पड़ गया। अगर थोड़ा सा आप लोग धैर्य रख लेते तो शायद एक परिवर्तन आ जाता।
आज के बजट को उस तरफ मत ले जाओ, बहुत ज्यादा सुधार की आवश्यकता है। कितनी जगह नहरों का पानी नहीं पहुंचता, राजस्थान में पानी की बहुत कमी रहती है, नहरों का पानी हर जिले तक नहीं पहुंचाया गया, कहीं नीचा पानी है, कहीं खारा पानी है। जब तक देश के अन्नदाता को उचित समय पे बीज, खाद और पानी नहीं मिलेगा और गांव देहात में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार का व्यवस्था नहीं होगी। ठीक है, आपने कई राज्यों की बात की, राजस्थान की भी बात की ना सर। राजस्थान में कांग्रेस की भी सरकार है और बहुत सारी चीजें क्या होता है कि जाती भी है, मिल नहीं पाती। बहरहाल चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर राजलक्ष्मी जी का और शिवराज जी का, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। और मास्टर शिवराज जी, मुझे पूरी उम्मीद है आपने जो बात कही है सरकार तक जरूर पहुंचेगी, अब इस पर आगे आकलन जरूर होगा। और वैसे भी वैभव जी, आपके साथ मैं चर्चा को जारी रखूंगी। वैसे भी अब ब्रेक लेने का वक्त है, लेकिन ब्रेक से पहले वैभव जी एक प्रश्न आपके लिए छोड़कर जाती हूं कि देखिए, आप किसानी को लेकर बार बार बात हो रही है, अभी मास्टर शिवराज जी ने भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स गिनवाई, इसमें कोई दो राय नहीं, कुछ कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन बार बार सरकार की तरफ से किसानों को ध्यान में रखते हुए, उनको लाभार्थी के रूप में सामने रखते हुए बहुत सारी योजनाओं का भी प्रावधान रहा, लेकिन क्या उन योजनाओं का जो लाभ मिलना चाहिए था लास्ट यूनिट तक नहीं मिल पाया? इसके लिए केवल सरकार रिस्पॉन्सिबल या कहीं ना कहीं से वो जो ब्यूरोक्रेसी है उसके लिए भी एक हंटर की जरूरत थी, क्योंकि एग्जीक्यूशन उन्हीं को ही करना होता है? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो मैं आपसे समझने की कोशिश करूंगी वैभव जी, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज।